ओके, तो चैप्टर 2 पता है क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि मीडियम टर्म में पॉजिटिविटी रखने का, इंडिया की इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म रखने का क्या रैशनल है, क्यों हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि जो आईएमएफ ने हमारी ग्रोथ रेट, कल की क्लास में हमने देखा था बेटा, आईएमएफ ने हमारी ग्रोथ रेट 6.4% एंड देन इकोनॉमिक सर्वे ने 6.5% और आरबीआई ने 6.8%, ये सब आपने देखी थी। और अदर अदर एक एवरेज निकल के आ रही थी सारी रेटिंग एजेंसीज की, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट थी 6.9% होगी 2023 में। बट इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ये 6.9% का जो टारगेट है ना, इसको भी हम क्रॉस कर जाएंगे आने वाले 2-3 सालों में। पोटेंशियल ग्रोथ रेट, पोटेंशियल क्या होती है? जब पूरी की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी फॉर्म्स की, प्लांट एंड मशीनरी की। तो वो जो मीडियम रन में याद रखो, वो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट जो हम फिलिप्सकर वगैरह में डिस्कस करते थे, तो वो नेचुरल लेवल आउटपुट पे पूरी कैपेसिटी यूज होती है। तो पोटेंशियल क्या होती है? पूरी कैपेसिटी यूज होना। सोचो कैपेसिटी ही अपने आप में चेंज हो जाए, यानी पोटेंशियल ही चेंज हो जाए, तो पोटेंशियल के चेंज होने के कुछ रीजंस बताए गए हैं। और वो रीजंस में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल दो चीजों का है। एक तो ये कि गवर्नमेंट आजकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने के लिए वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी लेके आई। उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स हैं, सागर माला और भारत माला, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली स्कीम है। उसी के अंदर एक और नई स्कीम जो अभी आई है, पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, ये पीएम गति शक्ति योजना जो है वो एक रिन्यूड वर्जन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी का। ठीक है, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का, एनआईपी, वो भी एक स्कीम 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आई थी, उसी को रिन्यू करा गया। ठीक है, तो ये जो स्कीम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन और ये पीएम गति शक्ति, इनको ना और एक और स्कीम भी है पर पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये सारी स्कीम्स पे एक लेक्चर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और वो चारों स्कीम ही उसमें डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आपको क्या समझना है कि मीडियम रन में, यानी 24 से 25, 26, 27 में जब हम जा रहे होंगे, तो हमारी ग्रोथ रेट की पोटेंशियल जो कि 6% पे आज बताई जा रही है, सिर्फ वो नहीं, 8-9% पर भी हमारी पोटेंशियल चली जाएगी। और उसका रीजन ये होगा कि एक तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट कल के लेक्चर में हमने देखा कि कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है। ठीक है, और भी एक रीजन है, वो रीजन ये कि डिजिटाइजेशन पे ऑफ करेगी। डिजिटाइजेशन जैसे हम और आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, एक ऐसा ट्रेड हो रहा है ना हमारे बीच में, हम लोग एक सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो विदाउट इस डिजिटाइजेशन पॉसिबल नहीं था। आप मुझे डिजिटल पेमेंट करते हो, मैं आपको डिजिटली पढ़ाता हूं। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिजिटाइजेशन की वजह से रिड्यूस हो रही है। इसकी वजह से टैक्स बोयंसी, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एफिशिएंसी प्रोड्यूस करने वाला, एक तरीके से हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को अपवर्ड शिफ्ट करा जा रहा है। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, प्रोडक्शन फंक्शन को अपवर्ड शिफ्ट करा जा रहा है। और एक और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है जो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि एफिशिएंसी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तुमने देखा था कि टेक्नोलॉजी आती है तो प्रोडक्टिविटी ग्रो होती है। तो ये सारे रीजंस मिलके मीडियम रन में एक ऑप्टिमिस्टिक, एक फ्यूचरिस्टिक, एक पॉजिटिव हमारे को एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ रेट होने वाली है। इसके इसके अलावा एक और जो एस्पेक्ट इस चैप्टर में कवर करा गया है वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे दो पीरियड के बीच में सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तो 1998 टू 2002 तक, 1998 2002 ये एक पीरियड है बेटा, और ये 2014 से 2022 का एक पीरियड है। पता है इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है कि इस पीरियड में भी ना ग्रोथ रेट नहीं हो रही थी अच्छी, और इस पीरियड में भी ग्रोथ रेट नहीं हो रही थी अच्छी। एक और चीज कॉमन है, इस वक्त बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हो रहे थे, और इस वक्त भी बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं। पता है मोदी जी की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो मोदी जी पता क्या कहते हैं कि जब डिमोनेटाइजेशन करा गया कि जब घर में नया पेंट करेंगे, सफाई करेंगे, तो परेशानी तो आएगी। तो परेशानी आती है जब ग्रोथ रेट रुक जाती है, घर में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, बट उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये रिफॉर्मिस्ट इरा चल रही है जब से मोदी जी आए हैं, 2014 से लेके 2022 तक सब कुछ इरेटिक है। हर दिन कुछ नया रिफॉर्म हो रहा होता है, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो है, क्योंकि जब भी कोई रिफॉर्म आता है तो वो इमीडिएट
रिटर्न नहीं देता है, ग्रोथ नहीं देता, वो टाइम लैग के साथ देगा। इकोनॉमिक एडवाइजर ये कह रहा है कि ऐसी सेम सिचुएशन 1998 टू 2002 के बीच में हुई थी। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे कि उनकी वजह से जो है डिस्टरबेंस रही थी इकोनॉमी में, और उनका जो रिटर्न आना था विद टाइम लैग आया था। और वो कब शुरू हुआ था? जो आपके बीच का पीरियड है, हम सब उसे जानते हैं, 2003 टू 2008, उसको बोलते हैं ड्रीम रन, जब हमारी 9% एक्सेलरेट हुई थी ग्रोथ रेट। लेकिन 98 से 2002 तक कोई खास ग्रोथ रेट नहीं थी, जबकि हम वर्क अच्छा सारा कर रहे थे, बहुत सारे रिफॉर्म ला रहे थे। उन रिफॉर्म्स को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और फिर ये वाले जो सेकंड पीरियड में है 2014 से 2022, इसके रिफॉर्म्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक और चीज कॉमन है, एक और चीज कॉमन ये है कि इस टाइम पे ट्रेड वॉर हुआ चाइना यूएस के बीच में, कोविड आ गया 19 का, और उसके साथ साथ क्या आ गया? रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गया 2022 का। ठीक है, 2022 फरवरी में रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया, जिसने पूरी की पूरी सप्लाई चेन खराब करी है। ठीक है, तो बेटा ये अपना कैमरा ऑफ करना, पूर्णिमा। ओके, ठीक है। तो इस पीरियड के बीच में जो है एक और चीज कॉमन है इन दोनों पीरियड्स में। कॉमन ये है कि एक एक्सटर्नल शॉक भी थे, इस टाइम पर भी एक्सटर्नल शॉक थे। पता है कौन सा? एक तो न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था 1998 में, पोखरन, और उसकी वजह से सैंक्शन लगाए थे यूएस ने, तो वो वहां से एक्सटर्नल सेक्टर से ग्रोथ गिर गई। ठीक है। दूसरा 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो सारे के सारे जो एफडीआई एफआईआई थे उनके लिए नेगेटिव एटीट्यूड हो गया था गवर्नमेंट्स का, तब वहां से ग्रोथ गिर गई। उसके अलावा .com बबल मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, ये सारे क्राइसिस की वजह से इस पीरियड में ऑल दो रिफॉर्म्स अच्छे हुए लेकिन ग्रोथ नहीं हुई। सिमिलरली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज आर्ग्यूइंग दैट इस पीरियड में भी रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हुए हैं, हमने बहुत सारा रिपेयर करा है, रिपेयर वर्क चल रहा है। ये बेसिकली ये भी रिपेयर वर्क था और ये भी रिपेयर वर्क था, ये रिपेयर पीरियड है। अब रिपेयर पीरियड ठीक हो जाने के बाद एक्सेलरेशन आएगी ग्रोथ की। और अभी फिलहाल एक्सेलरेशन इसलिए भी नहीं आई है क्योंकि कुछ एक्सटर्नल शॉक अभी भी रहे हैं इस पीरियड के अंदर, और वो एक्सटर्नल शॉक क्या है? कोविड और रशिया यूक्रेन क्राइसिस और उसकी वजह से आने वाली इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये एक सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है। तो चलिए अब इनको ना धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। कुछ खास बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। जो बेसिक कंक्लूजन है वो मैंने आपको इस चैप्टर की बता दी है। ठीक है, तो ये कैसे एनालॉगस है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके लिए मैं टेबल भी दिखाऊंगा जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है। इस पीरियड में भी रिफॉर्म चल रहे थे, बट इकोनॉमिक ग्रोथ पे ऑफ दिस रिफॉर्म स्टार्टेड ड्यूरिंग ड्रीम रन। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आज बेशक रिटर्न ना आ रहा हो लेकिन ड्रीम रन 2.0 आने वाला है। जैसे ड्रीम रन 1.0 कब आया? 2003 के बाद। उससे पहले क्या चल रहा था? रिपेयर वर्क, रिफॉर्म्स हो रहे थे। अब क्या हो रहा है? 2014 से 22 तक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रिपेयर वर्क। नाउ आफ्टर 2024 से फिर से ड्रीम रन 2.0 आएगा, जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ रेट भी इंक्रीज करेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग है, डिजिटाइजेशन ऑफ और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे ऑफ करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें एफिशिएंसी बढ़ाएंगी, परेटो एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बढ़ेगा, प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट होंगे, आउटपुट की ग्रोथ रेट बढ़ेगी। ये सब एक हमारी ग्रोथ रेट जो पोटेंशियल 6-7% आ जाए वो 9-10 पे चली जाएगी। ठीक है, और ये कितना इसका रिटर्न आने वाला है ये हम अभी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। ठीक है, बट एक ऑन एन एस्टिमेशन 8-9% तक हमारी पोटेंशियल ग्रोथ रेट जा पाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। सिमिलरली इस पीरियड में हैव बीन रिफॉर्मिस्ट एरा, ये रिफॉर्मिस्ट एरा रही है। सिमिलरली लाइक दिस पीरियड 1998 से 2002 तक रिफॉर्मिस्ट एरा है, ये भी रिफॉर्मिस्ट एरा है। क्या क्या रिफॉर्म्स हुए इसमें? सबसे बड़ा, कितने दिनों से बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जीएसटी। ये क्या करता है? फॉर्मलाइजेशन करता है इकोनॉमी की। इसने क्या करा है? बैलेंस शीट सिंड्रोम हटाया है। फिर लेबर कोड्स आए हैं, आपको पता है, लेबर रिजिडिटी हाइपोथेसिस को रिजॉल्व करा है, जिससे मिसिंग मिडल और ड्वार्फ सिंड्रोम इंडस्ट्रीज का वो क्योर होएगा। ठीक है, और इससे एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा बढ़ेगी और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन भी होएगी। ठीक है, और उससे क्या होता है? ज्यादा रैपिड ग्रोथ होती है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ होती है,
डिमांड और ज्यादा स्टेबल होगी, और ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सारे रिफॉर्म्स करे जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक रिफॉर्म मिसिंग है, बहुत गजब का रिफॉर्म था, जो फार्म सेक्टर का लॉस, वो तीनों लॉस चले गए। अगर वो आते तो हमने क्या पढ़ा था, बालाकृष्णन की आर्ग्यूमेंट, कि इंडिया में जो बहुत सारा गरीब आदमी का 39% जो अपना एक्सपेंडिचर फूड पर कर देता है वो कम हो जाता, रिफॉर्म्स जब होते तो। एक नया एवरग्रीन रेवोल्यूशन आता जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट करने वाला था, कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्ट करता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती, ये सारे इंटरलिंकेजेस बनते तो एग्रीकल्चर में बुआंसी आती और उसका ग्रोथ रेट जो लंबे टाइम से 2% चल रहा है वो ज्यादा बढ़ता। 2-2.5%, 3% इतना ग्रोथ रेट चल रहा होता है एग्रीकल्चर का, वो और ज्यादा बढ़ता, और ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में आती तो रियल परचेजिंग पावर, रियल डिमांड बढ़ती इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता। ये सारे इंटरलिंकेजेस हैं, लेकिन हाउएवर वो आ नहीं पाए। मे बी इन फ्यूचर वो आएंगे, समहाउ गवर्नमेंट विल ब्रिंग देम बैक, मे बी इन डिफरेंट फॉर्म। तो इसके साथ और हाँ, इसके साथ ये कि ये रिफॉर्म्स आए, और इन रिफॉर्म्स के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, तुम्हें पता है बैलेंस शीट की, 4 बैलेंस शीट सिंड्रोम क्या था, बैंक्स, एनबीएफसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज और रियल एस्टेट। ठीक है, पहले बैंक्स में था, फिर वो स्पिल ओवर हुआ एनबीएफसीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में था, रियल एस्टेट में। और इन्हीं को ठीक करने के लिए आईबीसी, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, हमने जो डिस्कस करे हैं वो सब करे गए थे। ठीक है, तो ये सारी बात बताई गई। ये टेबल है, देखो जरा, देखो इसको, क्या हुआ था, प्रोडक्ट एंड कैपिटल रिफॉर्म हुए थे। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिफॉर्म अलग होते हैं, प्रोडक्ट रिफॉर्म और कैपिटल रिफॉर्म अलग होते हैं। कैपिटल रिफॉर्म तो एफडीआई आ सकती है, एफआईआई आ सकती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी एक लिमिट थी 40% की सीलिंग, 1990s के रिफॉर्म्स में उसको 51% कर दिया था, तुम्हें याद बताया था मैंने, ऑटोमेटिक। उससे ज्यादा भी हो सकती थी, बट ऑटोमेटिक 51% तक कर दी थी। प्रोडक्ट रिफॉर्म क्या था, डीरेगुलेशन कर दिया था प्राइसेस का, अपने आप प्राइसेस सेट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट पहले कंट्रोल करती थी। ठीक है, उसके साथ साथ डी लाइसेंसिंग करी थी, इन्वेस्टमेंट पर लिमिट हटा दी थी, डी रिजर्वेशन कर दी थी, एमआरटीपी को रिलैक्स करा था, एमआरटीपी लिमिट को। ठीक है, और डर्टी फ्लोट का क्या मतलब होता है, हमने ओपन इकोनॉमी में पढ़ा था। डर्टी फ्लोट मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं है, लेकिन पूरी फ्लेक्सिबल भी नहीं है। आरबीआई इंटरवीन करके उसे मैनेज कर सकता है, मैनेज फ्लोट, अपने फोरेक्स को कभी फोरेक्स को रिलीज करके, कभी फोरेक्स को वापस लेके। ठीक है, और पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी भी हुई थी, तुम्हें पता है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी मतलब करंट अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी हो गई थी। अब तुम्हें कुछ भी खरीदना है तो इसके लिए बार बार वो लाइसेंस या लिमिट कुछ नहीं है, तुम खरीद सकते हो। ठीक है, बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में कुछ लिमिट्स थी। और हाँ, कैपिटल अकाउंट फ्रीली एकदम कन्वर्टेबल नहीं था, वहां पर लिमिट्स अभी भी चलती रही थी। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स करे गए थे। और इस पीरियड में फिर देखो क्या हुआ था, 1980s में 5.5% की ग्रोथ रेट थी, जो कि जंप करी थी फिर 6.3 पे 1990s के इरा में। ठीक है, 1990s टू 2000 जो है हमारी 6.3% ग्रोथ रेट थी। ठीक है, लेकिन इस पीरियड को डिवाइड करना पड़ेगा। इस पीरियड में ज्यादा ग्रोथ रेट थी 1990 से 1996 तक। 97 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, पोखरन आएगा, ये सारे सैंक्शन लगवाएंगे, हमारे .com बबल आएगा। तो इसके बाद जो ये है ना 1998 टू 2000, इसको कंपेयर करा जा रहा है कि ये भी ऐसा ही पीरियड था। ठीक है, तो एक और चीज भी है इसमें, ट्रेड टू जीडीपी रेशो, क्योंकि डब्ल्यूटीओ भी आ गया था 1995 में, हमने ओपन भी कर दिया था, ट्रेड भी ओपन कर दिया था हमने, ट्रेड का सेक्टर। तो हमारी जीडीपी रेशो 17% जो ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको पूरी की पूरी जीडीपी से डिवाइड करोगे तो 17% बनेगी, वो 30% पे आ गई थी। तो ये दिखा रहे हैं 2000 तक कि अगले अगले 10 सालों में 13% से हमारी ट्रेड टू जीडीपी रेशो राइज होगी, जो कि एक ओपन इकोनॉमी के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब ये पीरियड के बारे में देखो बेटा, ये ड्राई विंड बोला गया, इसे ड्राई विंड क्यों बोला गया, इसीलिए रिफॉर्म भी करे, मेहनत भी करी, स्टिल रिजल्ट नहीं मिला। हाउएवर दैट विल बी रीप्ड इन ड्रीम रन। ठीक है, सो व्हाट वर दीज रिफॉर्म्स, देखो ये सरफेसी दिखाई दे रहा है तुम्हें, सरफेसी, ये पुरानी फॉर्म है आईबीसी की। पता है क्या हुआ, ये जो 90s में रिफॉर्म्स हुए ना 1992 में, इस रिफॉर्म्स में भी देखो, जब भी एक्सेलरेट होती है ना इकोनॉमी, और जब भी ऑप्टिमिज्म होता है, पॉजिटिविटी होती है, तो
इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है ना, बैंक्स भी उसे ज्यादा क्रेडिट दे रहा होता है, ठीक है। अब जब ये बूम आया होता है तो क्योंकि प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो वो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब वो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो बैंक उसे और लेंडिंग कर रहे हैं। और बैंक क्यों लेंडिंग कर रहा है? बिकॉज बैंक नोज दैट उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो बैंक विल गिव मोर लेंडिंग। अब ये जो लेंडिंग का साइकिल है, कभी ना कभी ये ब्रेक होता है। कब? जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, क्योंकि सब ऐसे कर रहे हैं, सूनर और लेटर ओवर प्रोडक्शन होएगी, इन्वेंट्री ज्यादा होएगी, या कोई एक्सटर्नल शॉक आएगा डिमांड साइड से। उस केस में वो इन्वेंट्री जैसे ही रह जाएगी, ये जो मेरा इन्वेस्टर है डिफॉल्ट करने वाला है, जैसे ये डिफॉल्ट करेगा एक एक्यूमुलेशन हो जाएगी एनपीएस की। ये एक नॉर्मल साइकिल है, हर 20 इयर्स में एनपीएस खराब होते हैं। जो बड़े फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी फाइनेंशियल क्राइसिस आफ्टर एवरी 20-30 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10-20 ईयर्स, 20 ईयर्स की साइकिल है। अब जब वो होता है तो क्या होता है? बैंक्स के एनपीएस आते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर आता है आरबीआई के, और आरबीआई इन पर कंडीशन लगाता है कि भाई अब लैंडिंग तुम ज्यादा नहीं कर सकते, तुम्हारे एनपीएस ऑलरेडी जो डिटीरियोरेट हो रहे हैं, जिन लोगों ने तुम्हारे को पैसे डिपॉजिट करे उनको पैसे कैसे दोगे, ठीक है। अब ऐसी केस में लैंडिंग, जब ये एनपीएस बढ़ जाते हैं, बैंक्स की बैलेंस शीट खराब हो जाती है, और कॉर्पोरेट्स की भी बैलेंस शीट खराब हो जाती है। अब ये खराब होने, जब तक ये खराब रहेंगी तब तक रिन्यूड लैंडिंग और रिन्यूड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अब क्या होएगा? रिपेयर वर्क होएगा। तो ये बताया जा रहा है कि 1990 के रिफॉर्म्स से 96 तक जो एक्सेलरेटेड ग्रोथ हुई और वर्चुअस साइकिल जो बनी इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट लैंडिंग की, वो एकदम ब्रेक होएगी 1997 से, जो एक्सटर्नल शॉक, जो क्राइसिस आना शुरू होएगा। और उस टाइम पे वो जो बैलेंस शीट्स खराब होंगी उनको ठीक करने की जिम्मेदारी 1998 से 2002 तक की सरकार उसको ठीक करने में एनर्जी लगाने वाली है। अब वो ठीक करने के लिए उन्होंने सारफेसी एक्ट लेके आए। सारफेसी एक्ट क्या था कि जैसे ही लॉस हो जाता है बैंक्स का, बैंक को पैसे नहीं दे पाते कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट खराब हो जाती है, तो एक इंसॉल्वेंसी का केस अराइज होता है। अब वो इंसॉल्वेंसी का केस जाए कोर्ट में और उधर केस चलता रहे लंबे टाइम तक, तो ना तो बैंक को उसका पैसा मिल रहा है, और जो कॉर्पोरेट है उसकी जो उसका जो एसेट्स है, उसकी जो मनी है जो वो रिकवर कर सकता है, वो भी लॉक्ड हो गई है। तो ये प्रोसेस को स्पीडी वे में करने के लिए सारफेसी एक्ट लाई गई, और उसमें बोला गया कि कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है केस का, दोनों लोग बैठ के आर्बिट्रेशन के मेथड से कोई और थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी वो आर्बिट्रेट करे, अपनी मर्जी से बताए कि तुम इतना पोर्शन ले लो, तुम इतना ले लो। अगर वो तरीका यूज करो और केस रिजोल्व हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन लंबे लंबे कोर्ट के केसेस चलने से। तो उससे क्या होता है, जल्दी केस रिजोल्व हो जाएगा, इसीलिए सारफेसी एक्ट लाई गई। तो मैं नहीं लगता आईबीसी भी इसीलिए लाए गए। सारफेसी एक्ट से और बेटर है आईबीसी, लेकिन पुराने टाइम में सारफेसी भी इतना ही मॉडर्न था, तो सारफेसी ने भी वहां पर क्या करा था? रिपेयर वर्क करा था। फिर देखो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी भी आई थी। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी क्या है? वो टाइम है जब मोबाइल और कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन बढ़ने वाला है, जिसका रिटर्न 2003 से 8 में जब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन एडवांसमेंट आएगी, जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन से जो हम ग्रोथ रीप करेंगे, ठीक है, उसके लिए सेटिंग करी गई थी, टेलीकॉम पॉलिसी लगाई गई थी, ट्राई बनाया गया था, ठीक है। उसी के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज फेरा एक्ट थी, फेरा को 1999 में फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया था, मैनेजमेंट एक्ट। उसमें क्रिमिनल ऑफेंस जो होते थे फेरा में सिविल में बना दिए गए थे, वो भी फ्लेक्सिबल बनाई गई थी। साथ ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाया गया था, एमआरटीपी हटा दिया गया था 2002 में। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये 2002 में, ठीक है, इसको भी रिफॉर्म करा गया था क्योंकि एमआरटीपी एक्ट सही से काम नहीं करती थी। उस पर अलग लेक्चर है आदित्य भट्टाचार्य का, वो फिर हम करेंगे छोटा सा, कभी भी एक छोटे टॉपिक में कर लेंगे। देन डिसइन्वेस्टमेंट पुश, डिसइन्वेस्टमेंट करी गई थी उस टाइम पे, और गवर्नमेंट ने बोला था कि जिन सेक्टर में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि एक टाइप ऑफ प्राइवेट सर्विस है, तो उन सेक्टर से गवर्नमेंट बाहर निकल जाए, जैसे होटल वगैरह, ये प्राइवेट काम है, इसमें क्या गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे बताया गया है कि मारुति उद्योग को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, हिंदुस्तान जिंक को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, वीएसएनएल को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, और एक और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसे अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, भारतमाला, सागरमाला, ठीक है,
ये सारे प्रोजेक्ट, और पीएम गति शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसी तरीके से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को उस वक्त लॉन्च करा गया था। और इन सब चीजों के साथ साथ लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये थी कि बैलेंस शीट रिपेयर हो रही थी तो ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है। देखो यहाँ एक तरफ तो गवर्नमेंट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ये सब कर रही है, दूसरी तरफ उसके लिए पैसे का जुगाड़ कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी स्पेंडिंग तो बैंक्स पे डिपेंडेंट है, और बैंक्स की बैलेंस शीट खराब हो गई, प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट खराब हो गई। आपकी एग्रीगेट डिमांड में बचा क्या? सी प्लस आई प्लस जी, आय तो खराब हो गया। अब विजिबल हैंड ऑफ गवर्नमेंट, as invisible hand of market is not working anymore due to paralysis caused by financial crisis, government visible hand will appear, और वो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा। एक तरफ वो क्या करेगा? पब्लिक स्पेंडिंग, और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे ही तो बाद में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट वापस से बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले उनकी बैलेंस शीट रिपेयर करनी होगी, और वो काम सारफेसी एक्ट कर रही थी। अब इस पूरे प्रोसेस ने, इस पीरियड ने फाउंडेशन रखी थी ड्रीम रन 1 की, और उसमें हुआ था आपका 9% ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट्स के सर्ज हुए थे, एफडीआई के सर्ज हुए थे, पॉवर्टी की हाईएस्ट डेक्लिनेशन थी, इन्वेस्टमेंट सर्ज कितना था? 39% था उस टाइम पे, तुम्हें पता है ना, और वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर की ज्यादा डोमिनेंस थी उसमें। फिर उसके बाद ग्रोथ वीकनिंग शुरू होती है 2012 से, जब मुखर्जी स्टिमुलस 2009, 10, 11 के खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज अंडर द वेक ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तब शुरू होती है एक फिर से डिप्रेशन वाली साइकिल। और इसके अंदर बैलेंस शीट खराब है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के और बैंक्स के, और वो एनपीए जाते जाते हैं, फिर एक के बाद एक घोटाले निकल के आते हैं, पीएनबी घोटाला निकलता है, ठीक है, और कौन से घोटाले? यस बैंक घोटाले हो रहे, और भी बहुत सारे बैंक्स में क्राइसिस आता है, ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव महाराष्ट्र में कोई बैंक है, उसके अंदर भी क्राइसिस आया होता है, ठीक है। अब ये सारे एनपीएस बढ़ रहे होते हैं, और इन एनपीएस की जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो एनपीएस लैंडिंग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ऑलरेडी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज घाटे में है। अब वो अपने पैसे को दे कहां? तो वो देते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर को, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर को ना देके फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर को दे देते हैं। वो कौन से होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वो कहते हैं हम अपना पैसा इनको दे देते हैं, ये लोग खुद सोच समझ के पैसा देंगे, क्योंकि वो भी डूबेंगे, उनका भी इंसेंटिव है। तो एनबीएफसीज क्या करती हैं? पैसा ले लेती हैं बैंक से, और फिर एनबीएफसीज रियल एस्टेट में पैसा लगा रही होती हैं, और वहां पर आईएलएनएफएस ओवर लीवरेजिंग कर रहा होता है। ओवर लीवरेजिंग मतलब तुम्हें पता ही है क्या? एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा हो रही है। फिर वो एनबीएफसीज का क्राइसिस, रियल एस्टेट का क्राइसिस, दोनों और आ जाते हैं, बैलेंस शीट 4 बैलेंस शीट सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है। अब उस बैलेंस शीट की वजह से, वो जो बैलेंस शीट के सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगे 2012-13 में, क्योंकि फिर एनपीएस बढ़ने शुरू होंगे, और 2017 में आईएलएनएफएस क्राइसिस आएगा। अब वो जो रिपेयर वर्क है, हु विल डू दैट रिपेयर वर्क? मोदी गवर्नमेंट वाज डूइंग दैट रिपेयर वर्क। दिस इज बीइंग आर्ग्यूड बाय द इकोनॉमिक सर्वे। और वो उसको कैसे कर रहे थे? 2016 में आईबीसी को लाके, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इसके रिफॉर्म्स भी हमने पढ़े थे अरविंद सुब्रमण्यम के आर्टिकल में, है ना, कि क्या क्या इसमें रिफॉर्म करने चाहिए, और गवर्नमेंट ने वो सजेशन एक्सेप्ट भी करे हैं, ठीक है, और उसने वो करेक्शन भी करी है, ठीक है। साथ ही जीएसटी, लेबर कोड्स, लेकिन इसके बाद भी इस पीरियड में ग्रोथ रेट सबड्यूड ही रही है, ये रिफॉर्म्स लाने के बाद भी। और इसका रीजन ये भी रहा है कि बैलेंस शीट रिपेयर कर रहे हैं, और साथ में एक्सटर्नल शॉक और नेचुरल शॉक भी। नेचुरल शॉक तो कोविड है, एक्सटर्नल शॉक यूक्रेन क्राइसिस है, ठीक है। ड्रीम रन 2.0 आएगा, जस्ट हैव फेथ इन मोदी गवर्नमेंट, दैट दिस इज व्हाट बीइंग आर्ग्यूड। as shocks passed and balance sheet healthy, renewed lending, ये लैंडिंग है जी का, रिन्यूड लैंडिंग होगी नहीं, क्योंकि अब देखो बैंक्स की बैलेंस शीट ठीक हो गई है, रिकैपिटलाइजेशन कर दिया सरकार ने। दूसरा, आईबीसी से वहां से कुछ एसेट्स आ गए, और कॉर्पोरेट सेक्टर की भी
बैलेंस शीट ठीक हो गई। कल हमने पढ़ा था 2 रीजन है उनके, एक तो आईबीसी से पैसे उनके बैलेंस शीट ठीक हुई है, दूसरा लॉकडाउन में उनकी सेविंग इंक्रीज हुई है, तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स रेट 22% हो गया है, जो मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले 30% होता था, अब 22% हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है कॉर्पोरेट सेक्टर की। तो अब वी कैन एक्सपेक्ट वर्चुअस साइकिल। ठीक है, अब ये रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि मोदी गवर्नमेंट ने कैसे कैसे रिफॉर्म करे। वो जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने 2 तरीके से एक्शन करा है। ये डायग्राम पता है क्या, मैं बताऊं ये क्या डायग्राम है? ये पीपीएफ है। ये कॉमन मैन को समझाने के लिए इसको ऐसा बनाया गया, लेकिन इकोनॉमिस्ट को समझना है तो ये क्या है, पीपीएफ है। कैसे? ये देखो रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट एनहेंसिंग प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स पीपल। पीपीएफ में क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। वो फ्रंटियर एक्सटेंड होएगा कैसे? जब सबकी प्रोडक्टिविटी राइज होएगी। प्रोडक्टिविटी कब राइज होएगी? जब रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट होंगे, जो सा उनका बेस्ट यूज है वहीं पर जाएंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब पर वर्ष सब्सिडीज ना हो, फ्री मार्केट ढंग से काम करे और बिना बात के ओवर रेगुलेशन ना हो। यानी एक तरीके से हम कहां पर जा रहे हैं, मार्केट मीनिया वाली थिंकिंग में जा रहे हैं, बट हम यहां पर उसको काउंटर नहीं करेंगे। मार्केट मीनिया गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, वी आर सपोर्टिंग। तो उसके लिए क्या करा है गवर्नमेंट ने? 4 तरीके के रिफॉर्म, 4 जगह पे रिफॉर्म करे हैं। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पीपीएफ बढ़ेगा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश करिए, वो अभी हम देखेंगे। प्राइवेटाइजेशन कर दी एयर इंडिया की, तो जिस जगह पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग घाटे में चल रही है और ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, वहां पर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे इधर, जिससे मार्केट डिसिप्लिन आए, वो जो पीएसयू है वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो, और फिर उसको अपनी वैल्यूएशन गिरने का डर होगा तो दैट विल परफॉर्म बेटर। तो एक तो वहां से एफिशिएंसी आएगी, दूसरा सीधा प्राइवेटाइजेशन ही कर दिया, पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी। तो ये डिपेंड करता है कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए या डिसइन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब हम लेक्चर करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सर्विस सेक्टर में ज्यादातर इकोनॉमिस्ट रिकमेंड, हर एक सर्विस में नहीं, इन सम सर्विसेज इकोनॉमिस्ट रिकमेंड के वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब केस बाय केस सेलेक्टेड बेसिस पे होने चाहिए, और उसके कुछ रैशनल होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट हम मनमोहन सिंह की डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए देखो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए बेटा? मतलब प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे होना चाहिए। वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? जब टैक्स इंस्पेक्टर्स उन्हें परेशान ना करें। तो ये इसके सब पॉइंट्स हम पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, सेकंड देखो, लास्ट देखो, क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड का मतलब क्या होता है तुम्हें पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी फिजिकल और इट कैन बी डिजिटल, दोनों के दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फिर अगेन राइटवर्ड शिफ्ट होएगा। सच रिफॉर्म्स हैव मोर प्रोफाउंड पॉजिटिव इंप्लीकेशन फॉर इंडियाज मीडियम रन आउटलुक। तो ये जो रिफॉर्म्स करे गए ना, ये बताया जा रहा है कि ये रिफॉर्म्स अभी इमीडिएट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, बट इन मीडियम रन दे विल गिव रिजल्ट। बट ये तो सरकास्टिकली अगर आपको बोलूं तो ये हमेशा की बात है, कब मतलब काफी टाइम से यही चल रहा है ना। बट वी कैन नॉट काउंटर द गवर्नमेंट हियर, ऑल वी कैन हैव पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है, तो चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। क्रिएटिंग पब्लिक गुड टू एनहेंस अपॉर्चुनिटीज, एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ लिविंग। पब्लिक गुड की वजह से ना ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, क्योंकि देखो अच्छे रोड होंगे तो ईज ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ही ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होगी, डिजिटल पेमेंट होंगे तो ईज ऑफ लिविंग तो बढ़ेगी ना, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी डिजिटाइजेशन से। So by increasing outlay expenditure infrastructure for infrastructure, government has laid a good platform for crowding in private investment and growth in coming decade। ये कल हमने डिस्कस करा था। फिर देखो भारतमाला रोड प्रोजेक्ट है, सागरमाला पोर्ट प्रोजेक्ट है। मैंने आपको आर्टिकल भी राकेश मोहन कमेटी का शेयर करा था और मैंने बताया था आपको कि पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोर्ट पे हमारा जो बना बनाया सामान है काफी टाइम तक स्टक हो जाता है। बड़े वेसल इंडिया में आ नहीं सकते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती है, क्योंकि अंडर गवर्नमेंट ट्रस्ट के वो काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे और वहां पर इन्वेस्टमेंट कराएंगे, टाइम कटिंग होएगी, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर कंपिटिटिव बनेगा, तब जाके हमारी मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होएगी। क्योंकि सस्ता सामान अगर नहीं बेच पाए फॉरेन मार्केट में तो हम नहीं टिक पाएंगे, तो वो हमारे एक्सपोर्ट को खरीदेंगे ही क्यों, है ना। तो सागरमाला पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपोथेसिस चल रही है, ये किसकी हाइपोथेसिस है? इंफ्रास्ट्रक्चर
नागराज की, याद रखना है, और लेबर हाइपोथेसिस अरविंद पनगरिया की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक ने स्टडी कराई है और पाया गया है कि लेबर रिफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बड़ी कॉस्ट इंपोज करता है प्राइवेट सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा कर देंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल रिवाइव। ऐसे ही उड़ान स्कीम आई थी एक एयरपोर्ट, देखो पता है तुम्हें, दिल्ली में एक एयरपोर्ट है, लंदन में कई एयरपोर्ट है, और इतनी सारी पॉपुलेशन, तो एयरपोर्ट्स की बड़ी कमी है इंडिया में। एयरवेज से भी फ्रेट ट्रांसफर होता है। तो उड़ान 1.0 आई, उड़ान 2.0 आई। तो एक तो स्कीम आई थी हवाई यात्रा इन हवाई चप्पल, ठीक है, ये पुअर सेक्शन के लिए रीजनल जो वो एयरपोर्ट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आई थी। इससे भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ये सब बूस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। देन रेलवे अपग्रेडेशन, देन इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट। सेज एंड गोबर की स्टडी है, 6 रुपए से पर यूनिट जाते इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट वो लगा लेंगे जनरेटर। बट व्हाट अबाउट एमएसएमई, कल हमने देखा था एमएसएमई के पास तो इतना पैसा है नहीं कि कैप्टिव पावर प्रोडक्शन कर ले वो, तो उनके लिए उनको क्या चाहिए, उनको तो चाहिए फिर सस्ती बिजली। सो चीपर इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी गवर्नमेंट जो है अलग अलग रिफॉर्म्स लाती रहती है, ठीक है, क्योंकि चीपर इलेक्ट्रिसिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करती है। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसको के बाद में अब पीएम गति शक्ति योजना में ट्रांसफॉर्म करा जाएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हम थोड़ा। फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मोनेटाइजेशन यही है कि जो गवर्नमेंट की रेलवेज की, एयरपोर्ट्स की और अदर पीएसयूज की जो लैंड की एसेट है या उनकी अपनी एसेट है, उसको जो है लीज पे दे देते हैं, उससे पैसा आ जाता है, पैसा आ जाता है तो फिस्कल डेफिसिट को कवर कर लेते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो गवर्नमेंट की एसेट्स है वो फ्री छोड़ रखी थी, तो क्यों ना उन्हें मोनेटाइज करके रिसोर्स मोबिलाइजेशन करा जाए और फिर इन्वेस्टमेंट करा जाए। फिर जॉइंट वेंचर है, स्टेट और सेंटर और प्राइवेट तीनों, ये पीपीपी मॉडल भी चल रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखनी है जब भी तुम कोट करो इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीप्लायर इन इंडिया इज 4, मीन 100 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे करेंगे तो 400 रुपए रिटर्न मिलेगा। तो अब देखना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, देखो कुछ बताया गया है। सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें एक जैम ट्रिनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र था, जन धन आधार मोबाइल योजना। तो जन धन तो है अकाउंट, आधार है आपका आइडेंटिटी और मोबाइल आपका फोन, उसको जोड़ दिया जाएगा। पता है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एकदम बून है, क्योंकि जो छोटे गांव होते हैं, दूर दराज होता है, वहां पे कोई भी प्रॉफिटेबल बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोलेगा और उन बंदों को फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस नहीं मिलेगा, इनफॉर्मल मनी लेंडर के पास जाएंगे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जन धन आधार मोबाइल योजना ने ये एकदम रेवोल्यूशनरी काम ये करा कि जन धन अकाउंट आपका उस बैंक में है जो वो ब्रांच सिटी के अंदर है, लेकिन आपके आधार से आपके मोबाइल को जोड़ दिया गया है। अब मोबाइल के साथ हम यूपीआई अगर जोड़ दें तो आप सारी की सारी बैंकिंग एक्टिविटी घर पे बैठ के कर सकते हो और प्राइवेट सेक्टर को अपनी ब्रांच भी नहीं खोलनी पड़ी। तो कितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बची, फॉर्मल एक्सेस मिला, ये बूस्ट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को और सेविंग हैबिट भी इंक्रीज करेगा और साथ में कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा। क्योंकि देखो जितनी सेविंग इंक्रीज करेगा, अर्निंग जितना मेकिंग आसान करेगा, आप लोग को नहीं लगता कि आजकल स्विगी जोमेटो कितनी ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रही है जल्दी जल्दी, क्यों? यू कैन पे जस्ट इन अ सेकेंड। तो जब एकदम सेकंड से पे करते हो तो पता क्या होता है, मनी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर वेलोसिटी ऑफ मनी भी राइज होती है और एक्सपेंडिचर टेंडेंसी भी राइज होती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फास्ट हो जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फास्ट हो जाएगा तो याद करो जीडीपी की ग्रोथ क्यों नहीं होती थी पुराने जमानों में, बार्टर सिस्टम होता था। बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब आया, फास्ट हो गया ट्रांजैक्शन फास्ट होती है तो वो बूस्ट करती है फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इसी चीज से मैं ये कह सकता हूं जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगी इकोनॉमी की और पेमेंट जो है डिजिटल हो जाएंगी, एकदम से रैपिड ग्रोथ होगी किसकी, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी की और जीडीपी की ग्रोथ की, ठीक है। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये पाया है, देखो ये NFHS 5 लिखना इसको, ठीक है,
5 हुए हैं आज तक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये पाया है कि 53% लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन थी जब ये सब शुरू करा 15-16 में, और अब 78 है। तो ई नो योर कस्टमर नॉर्म, यूपीआई, डिजी लॉकर, इन सब ने जो है फॉर्मल फाइनेंशियल एक्सेस, बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा यही एक एक्सप्लेनेशन इसका। रिसेंटली इंट्रोड्यूस डिजिटल इनिशिएटिव सच एज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क will open further avenues for e-commerce market access and credit availability for smaller businessmen and strengthen expected economic growth in medium run। यही है वो चीज जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। पहले बार्टर सिस्टम होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया, करेंसी आई, एकदम से इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ट्रांजैक्शन बढ़ी, ट्रेड बढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, ग्रोथ बढ़ी। ये पूरा वर्चुअस सर्कल है। तो पेमेंट जब फास्ट हो जाए, इजी हो जाए, दैट ब्रिंग्स रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ। और वो यही हो रहा है। अब स्मॉल जो बिजनेसमैन हैं उनके भी ये जो ऑप्शंस आए हैं, नेशनल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, इसको हम बाद में थोड़ा टेक्निकली डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक चैप्टर है एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक सर्वे में। तो अभी भी उसकी निटिग्रिटी में ना जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली फिलॉसफी बता रहा हूँ कि होता क्या है, कि ग्रोथ कैसे एक्सेलरेट करती है जैसे ही पेमेंट सिस्टम और फॉर्मल एक्सेस ऑफ क्रेडिट बढ़ता है। ठीक है। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की जो रिपोर्ट है उसने पाया है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स ड्यू टू डिजिटाइजेशन, जीएसटी एंड यूपीआई हैज इंक्रीज्ड। फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हुई है ना। उसके बाद देखो डिजिटल आइडेंटिटीज कैसे क्रिएट करी। डिजिटल आइडेंटिटी से पता है टैक्स इवेड करना आसान नहीं होगा। सबकी ट्रांजैक्शन पेमेंट आ जाती है बैंक के पास और पैन कार्ड से लिंक्ड है, तो सबकी अर्निंग पता चल रही है। तो यानी हमारा जीएसटी भी रेज होगा और डायरेक्ट टैक्स भी रेज होगा। ठीक है। और ये कैसे हुआ है देखो, आधार बनाया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होते हैं ना उनके लिए ई श्रम पोर्टल बनाया, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वानिधि का प्लेटफॉर्म, एमएसएमई के लिए उद्यम पोर्टल, जीएसटीएन, ई वे, 2 स्टेट्स के बीच में जब ट्रांसफर होगा गुड तो उसके लिए एक ई वे बिल होगा। ठीक है। इन सब ने एफिशिएंसी तो इंप्रूव करी है, फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस भी बढ़ाया है, और एक जो चीज यहाँ पर मिसिंग है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाया है। तो पीएम गति शक्ति योजना, जीएसआई बेस्ड प्लेटफॉर्म, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज। अच्छा, पीएम गति शक्ति योजना में ना एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो उसके लिए एक क्लॉज इसमें ये है कि सारी मिनिस्ट्रीज को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लियरेंस से रिलेटेड है उनको जोड़ दिया गया है, और एक ही प्लेटफॉर्म से वहां पर सारी कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन करी जा सकती है। सो ये हमारी फास्ट कर देगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को। ठीक है। और इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। मैं देखो कितने दिन से कह रहा हूं ना लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में बेटा, है ना। हेलो हेलो। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर बिजनेस अप्रूवल। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम मतलब एक ही जगह पे सारे बिजनेस के अप्रूवल मिल जाए। ये कोई खास रिफॉर्म नहीं है, बहुत पहले से है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। बट ऑब्वियसली ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, डिजिटाइजेशन की वजह से। तो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। ठीक है। द जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है। तो ये छोटी छोटी स्कीम है, लेकिन हाँ ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको लेकिन बता रहा हूँ। पीएलआई और पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ठीक है। ये नेशनल मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन, ये हमें करनी होगी, तो इसको एक अलग सेपरेट क्लास में करेंगे। ठीक है। ट्रस्ट बेस्ड कैसे हुई गवर्नेंस, ट्रस्ट बेस्ड हुई कि भाई आईबीसी से ट्रस्ट बढ़ाएं जल्दी। अच्छा, एक आईबीसी से पता है क्या चीज हुई है, आईबीसी में ना एक टाइम लिमिट कम कर दी है, तो बैंक्स को अगर उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली ना तो वो आईबीसी के पास जल्दी से जा सकते हैं। इसमें पता है किसको डर चढ़ गया, डर चढ़ गया इसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर वाले को। तो पता है उसको डर लग गया कि जल्दी से आईबीसी में गया ना तो और घाटा होगा, तो इंस्टॉलमेंट दे दे, उसको लटका मत। पहले ये लिमिट जो थी लंबी थी तो वो इंस्टॉलमेंट लटकती जाती थी।
अब आसान बना दिया है क्रेडिटर्स के लिए आईबीसी को अप्रोच करना, जैसे ही डिफॉल्ट करें इंस्टॉलमेंट पे। तो इससे ये हुआ है कि वो डिफॉल्ट ही कम कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक रेरा एक्ट, इसमें ट्रस्ट क्या बढ़ा है, इसमें क्या ट्रस्ट बढ़ा है? रेरा में क्या होता था, बहुत सारे रेरा क्या है, रियल एस्टेट को रेगुलेट करने वाली एक्ट है। तो कस्टमर्स के पैसे डूब जाते थे और उनको क्या कहते हैं, पोजेशन नहीं मिलता था जो है अपने फ्लैट्स का। इससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट आया था और लोग खरीदना ही, इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिए थे, और फिर वो वहां पर रियल एस्टेट में क्राइसिस आया था। तो रेरा जो है उसको रेगुलेट कर रही है ताकि क्राइसिस ना आए, लोगों में ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि देखो जब ट्रस्ट नहीं होता ना तो ट्रांजेक्शन नहीं होती। आप मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो क्योंकि ट्रस्ट है, अगर ट्रस्ट ना हो तो आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। तो हमेशा ट्रांजैक्शन मेंटेन रहे, इसके लिए रेगुलेशन जरूरी है। तो रेरा एक्ट से रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई, क्योंकि उसी टाइम पे रियल एस्टेट में क्राइसिस चल रहा था, और मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ रियल एस्टेट का क्राइसिस एनबीएफसीज में जा रहा था। फिर डीक्रिमिनलाइजेशन करा, ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस होते हैं कंपनीज एक्ट में, जब आप कंपनी खोलोगे और कैसे उसकी एक्टिविटीज करोगे तो उससे रिलेटेड कुछ क्लॉज होते हैं, उसमें अगर आपने डिफॉल्ट करा तो जेल होएगी। लेकिन अब ना उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, जेल नहीं होएगी, कुछ फाइन देना पड़ेगा। ये एकदम वैसा ही है जैसे फेरा को हमने फेमा में करा था, ठीक है। तो इससे कुछ फायदा हुआ है। अच्छा, अबॉलिशिंग एंजल टैक्स और रिमूविंग रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, यही पता है क्या है एंजल टैक्स? मतलब जो फॉरेनर मेरा एंजल है, एंजल टैक्स के बारे में पढ़ के आना आपको, वरना वैसे मैं बताऊंगा किसी क्लास में। ये वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। ये क्या होता है, मैं एक बिजनेस आइडिया लेके बैठा हूं और ये मेरे बिजनेस आइडिया को पैसे देगा। मेरे बिजनेस आइडिया को पैसे देने के, अगर ये देगा और उससे जो प्रॉफिट आएगा तो इस पे टैक्स लग रहा है, तो फिर ये क्यों देगा? तो ये एंजल टैक्स जैसे ही आया था ना, तो इंडिया में जो स्टार्टअप बूम आया था ना, तो स्टार्टअप बूम में पैसे आ रहे थे फॉरेनर से भी, और इंडिया के और बड़े रिच क्लास भी फंडिंग कर रहे थे, लेकिन उस पर टैक्स लग रहा था। जैसे वो अशरीर ग्रोवर शार्क टैंक में कर रहा होता है कि वो फंड कर दूंगा मैं तेरे बिजनेस को, वो एंजल इन्वेस्टर है, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगेगा तो क्यों करेगा? तो ये एंजल टैक्स आया था, अब उसको हटा दिया गया। और रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है? मतलब पहले कोई लॉ था, उस टाइम पे उस एक्टिविटी पे टैक्स नहीं था, लेकिन बाद में आपने टैक्स लगा दिया। अगर आप पहले टैक्स लगा देते तो क्या पता मैं वो एक्टिविटी करता ही ना। तो ये केस हुआ था वोडाफोन का, इसमें अपनी एसेट्स को फॉरेन कंट्रीज में ले गए थे वो ट्रांसफर करके, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली प्रणब मुखर्जी को बड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, जनरल एंटी अवॉइडेंस टैक्स एक गार करके ऐसे ही टैक्स का इशू लेके आए थे। हम लोग इसको फिर कभी छोटी सी क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर ये बेटर रहेगा कि आप एक बार जाके इसे गूगल करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा ये छोटी छोटी बात बताने के। लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ, तो इसको सर्च करा करना, एंजल टैक्स, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। इसकी वजह से पता क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट जो ऑलरेडी पॉलिसी पैरालिसिस और बैलेंस शीट सिंड्रोम चल रहा था 2012 में, तभी की बात है ये, 12-13 की, वो इससे और डर गए, वो फिर भाग ही गए। इनफैक्ट अनऑफिशियली कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने मना किया था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर थे मुखर्जी, और मनमोहन सिंह ने मना किया था ये मत करना, ये नेगेटिव एनिमल स्पिरिट जनरेट कर देगा। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स, एडॉप्टिंग अ यूनिफाइड जीएसटी, रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स 22% पे, एग्जाम्पशन ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड एंड पेंशन फंड फ्रॉम टैक्स। पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है बेटा, चेक करना, एक बार रीड करना, छोटी छोटी डेफिनेशन। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। इन सबको टैक्सेशन फ्री करा गया, क्योंकि टैक्सेशन फ्री होगा तो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी। बेसिकली जितने ज्यादा टैक्स लगाओगे इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। तो पेंशन फंड पे, सॉवरेन वेल्थ फंड पे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इनको रिड्यूस करा गया है। इंडिविजुअल्स पे और बिजनेस पे टैक्स का बर्डन घटा है। तो जब भी उन पे टैक्स का बर्डन घटता है, तो तुम्हें पता है ना, लेफर कर्व में एक पर्टिकुलर रेट के बाद बिजनेस ही कम हो जाता है और गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू रिड्यूस होने लग जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट रेशनलाइज करती है, रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स, रेशनलाइज करेगी तो बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा होगी, बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा होगी तो पर एक्टिविटी टैक्स कलेक्शन क्या पता ज्यादा आ जाए, है ना। तो दिस इज द रैशनैलिटी बिहाइंड रिड्यूसिंग दीज टैक्स। तो ये छोटे छोटे सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है, पेंशन फंड क्या है, और डिविडेंड क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये देख लेना एक बार। नोटेबल इकोनॉमिस्ट हैं इंदिरा राजा रमन, उन्होंने कहा है कि जीएसटी ने रेवेन्यू सक्सेस है, जीएसटी ने काफी टैक्स कलेक्शन बढ़ाई है,
ठीक है। और कैसे देख सकते हो, राइजिंग एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन, पहले 1 लाख करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा था, देखो कितने टाइम तक, 22 में पहली बार गया, 23 में देख रहे हो 1.49 लाख करोड़ पर मंथ जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। अब देखते हैं ये कितने दिन सस्टेन होता है। और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज हुई है बेटा, ठीक है, इसका हालांकि मैंने ग्राफ नहीं डाला, लेकिन इसकी कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज हुई है। इसका रीजन है, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना चाहिए हमें, ठीक है। वन रीजन, प्रोमिनेंट रीजन बिहाइंड द हायर रेवेन्यू बोयेंसी इज, बोयेंसी क्या होती है बताओगा जरा कोई, बताओ। टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स बोयेंसी, दोनों जाके देखना। बोयेंसी क्या है, जब जीडीपी बढ़े तो टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ रहा है, और इलास्टिसिटी टैक्स रेट बढ़े तो कितनी कलेक्शन आ रही है। ये दोनों को थोड़ा एक बार चेक कर लेना, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं इसमें, ठीक है। टैक्स, लेकिन रेवेन्यू बोयेंसी मतलब अब जब जीडीपी बढ़ेगी तो रेवेन्यू कितना इंक्रीज होके आएगा, हायर रेवेन्यू बोयेंसी, ठीक है। वो इसका क्या रीजन था कि एक तो हायर रेवेन्यू बोयेंसी है, वो किसकी वजह से है, टेक्नोलॉजी बैक्ड टैक्स गवर्नेंस रिफॉर्म। तो पता है ये बोयेंसी जो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रही है ना, 1.49 लाख करोड़ हो गई जब जीडीपी बढ़ी, तो पता है इसका रीजन क्या है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म हो गए हैं। पता है क्या है, सिंप्लीफाई हो गया है, घर पे बैठे टैक्स भर सकते हैं। और बीच में पहले क्या होता था, बहुत बहुत सारे विंडो क्लियरेंसेस, ऑफिसेस जाओ और वहां पर फिर वो जो दलाल होते थे और जो ऑफिसर होता था आपको परेशान करते थे, ठीक है। इन सारी चीजों से आप डिस्करेज हो जाते थे, तो इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ी है टेक्नोलॉजी से। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी से ही ना फ्रॉड डिटेक्शन भी पकड़ा जाता है, क्योंकि आपका पैन, आधार, आपके सारे पेमेंट सिस्टम्स, और आपको जीएसटी इनपुट क्रेडिट भी चाहिए, तो उसके लिए भी आपकी पूरी फाइलिंग वो कहीं ना कहीं क्रॉस चेक होके पकड़ा जाता है, फ्रॉड डिटेक्शन हो जाती है। अच्छा, अब ये हरासमेंट कम हो गई है टैक्स पेयर की, फेसलेस असेसमेंट है, तो वो जानते नहीं है कौन है वो। अपील सिस्टम नो लॉन्गर रिक्वायर अ फिजिकल इंटरफेस, अगर अपील भी करनी है तो फिजिकल इंटरफेस जरूरी नहीं है टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अदरवाइज क्या होता था, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता था, वो उसे हरास करते थे, तो इसलिए भी बॉयंसी हुई है, ठीक है। मोरओवर मल्टीपल कंसिस्टेंसी चेक पॉसिबल विद इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम रिड्यूस टैक्स इवेजन। फॉर एग्जांपल जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे क्यों, क्योंकि फिर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट तो चाहिए ना, तो उसके लिए आपको ना अपनी इनकम की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, तो बेटर इनकम रिपोर्टिंग हो जाती है, लीडिंग टू हायर टैक्स कलेक्शन। और एक और चीज इसके अंदर ना, एक और भी देखो, ये सेंट्रल बोर्ड है डायरेक्ट टैक्स का, ये सेंट्रल बोर्ड है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग थे, लेकिन ये अब आपस में एक दूसरे से ऑटोमेटिक रेगुलर बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो मैं एक कॉर्पोरेट हूं, मैं जीएसटी फाइलिंग भी करता हूं, लेकिन मेरी फिर एक नेट प्रॉफिट इनकम भी आती है और उस पर डायरेक्ट टैक्स भी लगता है, और उधर मेरे इनपुट्स पे भी टैक्स चल रहा होता है। तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा सारा डेटा उनके पास पता है, तो मर्ज कर लेंगे, देख लेंगे, अच्छा जीएसटी कलेक्शन इतनी है और प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, पकड़ा जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, ठीक है। लास्टली प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर बनाया गया डेवलपमेंट में, ठीक है। यही प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब। एक और इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और एक्सपोर्ट्स को राइज करने के लिए। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड पीएलआई, ये प्रोग्राम हम थोड़े डीप में डिस्कस करेंगे। ये सब बेसिकली क्या है ना, कि इनमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाया जा रहा है, तो उनको जॉइंट वेंचर के साथ पब्लिक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इनसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाएंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, फिर हमारी एफिशिएंसी राइज होगी, ठीक है।
अब ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया गया है। देखो क्या कर रहा है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ई नैम प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सब सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन फंड, स्प्रिंकलर इरिगेशन के को डेवलप करने के लिए एक फंड है, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग ताकि फर्टिलाइजर्स का ऑप्टिमल यूज हो सके, सॉइल हेल्थ कार्ड ताकि पता लगे कौन सी सॉइल कौन सी क्रॉप को सपोर्ट करती हैं। ये सब प्रोडक्टिविटी और पीपीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीएफ फ्रंटियर को शिफ्ट करने के लिए है। फिर एफपीओ जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो सारे तो कोई बड़ी मार्केटिंग और अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ी प्लांट एंड मशीनरी नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह और एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए तो वो बेटर डील कर सकते हैं जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं उनसे, ठीक है, उनकी बार्गेनिंग बढ़ जाती है, आपस में फिर अपने इक्विपमेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है। इसी के साथ ई नैम भी बनाया जा रहा है। पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में एक वेजिटेबल सस्ती है और वही वेजिटेबल मध्य प्रदेश में महंगी है या बिहार में महंगी है, वहां पर ओवर सप्लाई है महाराष्ट्र में, उधर अंडर सप्लाई है, ठीक है, और ओवर सप्लाई जहां पर है वहां पर बेचारा फार्मर परेशान है, जहां पर अंडर सप्लाई है वहां पर कंज्यूमर परेशान है। तो वन नेशन वन मार्केट बनाने के लिए ई नैम करा गया ताकि सारे देश की जो मंडीज हैं वो इंटीग्रेट हो जाए इंटरनेट से, और सारे जो कमोडिटीज के प्राइसेस हैं उनकी बिडिंग इंटरनेट के थ्रू हर मंडी में हर स्टेट में ऑलमोस्ट सिमिलर हो रही हो। जब ऐसा होगा तो हर जगह फार्मर को प्राइस भी अच्छा मिलेगा और कंज्यूमर को क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूं और मेरा ई नैम के थ्रू कोटेशन डिमांड एंड सप्लाई से मेरा प्राइस महाराष्ट्र में बैठा हुआ ट्रेडर लेना चाहता है, तो वो चेक कैसे करे मेरी क्वालिटी को। इसीलिए ई नैम बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कुछ सजेशंस हैं कि कुछ थर्ड पार्टी बनाई जाए जो गारंटी लेके उसने मेरी क्वालिटी चेक करी है और वो कुछ सर्टिफिकेट दे, तब ये ई नैम के थ्रू ना हम लोग अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। महाराष्ट्र का ट्रेडर को दिल्ली में नहीं आना पड़ेगा और वो ई नैम से मेरे प्राइस कोटेशन हो जाएगी मेरी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और मैं यहाँ से बैठे बैठे वहां पर ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। तो ये जो एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड का जो मिसमैच है वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक आइडिया था, बट ये अभी इतना अच्छा काम कर नहीं रहा है क्योंकि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम है, बट सूनर और लेटर ये ग्लिचेस भी ठीक होंगे। तो और आगे क्या है, रिटर्न टू इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। हाँ, तो ये जो रिफॉर्म करे गए, देखो बेटा, इंडियाज नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर डेट टू जीडीपी रेशो वेंट अप फ्रॉम कितनी बेटा, इंडियाज नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर बोला क्यों जा रहा है, ताकि एनबीएफसीज की बात ना हो, ठीक है, कॉर्पोरेट जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं उनकी बात हो, प्राइवेट कॉर्पोरेट की। तो इंडियाज नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर डेट टू जीडीपी रेशो, उनका उन्होंने कितना लोन ले रखा था अपने पूरे देश की जीडीपी के हिसाब से, 72.9%, बहुत ज्यादा था, ठीक है, कब, मार्च में, और वो और भी ज्यादा हो गया 113, यानी हमारे देश की जीडीपी से ज्यादा तो हमारी डेट है, ठीक है, हमारे कॉर्पोरेट्स की, ठीक है। तो ये एक, तुम्हें नहीं लगता यही कन्वर्ट होएगा एनपीए में, है ना। तो ये डेट टू जीडीपी रेशो मेंटेन करनी होती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ डेट एक्यूमुलेटेड बाय नॉन फाइनेंशियल सेक्टर वेंट अप फ्रॉम नियरली 44 लाख करोड़ से 133 लाख करोड़। नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर डेट टू जीडीपी रेशो बिगेन टू कम डाउन मीनिंगफुली ओनली आफ्टर 2015, जब आईबीसी कब आया, 2016 में, जब गवर्नमेंट ने सफाई का काम शुरू करा, रिपेयर वर्क शुरू करा, ड्रॉपिंग टू अ लो, वो रिड्यूस हुई 113 से 83% आई। अब यही एक अच्छी बात है कि डेट घट गया है प्राइवेट कॉर्पोरेट्स का, तो जब डेट घटेगा तो वो दूसरी रिन्यूड इन्वेस्टमेंट साइकिल पे जा पाएंगे और उसकी वजह से एनपीए भी घटे होंगे। द क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज कंसिस्टेंटली बिलो इट्स ट्रेंड, इसीलिए तो, क्योंकि पहले की डेट तो दी नहीं है, तो इंप्लाइंग अ नेगेटिव क्रेडिट गैप टू जीडीपी रेशो, ठीक है। बैंक्स के एनपीएस राइजन हो गए थे।
फिर ये कोलैप्स हो गया था IL&FS, ठीक है, और ये इम्पैक्ट करा। ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वही चीज दिखा रखी है इकोनॉमिक सर्वे ने भी। ये हमने जो पहले ही अरविंद सुब्रमण्यम के आर्टिकल में सबने डिस्कस करा था हमने, कि इंडियाज ग्रेट स्लो डाउन, वो सब है इस वो सही चीज रिपीट हो रही है, सेम चीज। लो क्रेडिट ग्रोथ, हैंस वीकर कैपिटल। अब क्रेडिट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी ना। तो अब ये पीरियड कैसे एनालॉगस है इससे, सिंपल है, ये टेबल देख लो, ये सारी बातें पहले बताई है मैंने। देखो इस पीरियड को देखो, न्यूक्लियर टेस्टिंग, सैंक्शन, बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर डीलीवरेजिंग एंड रिपेयरिंग बैलेंस शीट, 90s to 96 accelerated growth, investment virtuous cycle, then came recession, then overhang of assets, defaults, NPAs, then repair शुरू। सक्सेसिव ड्रॉट भी आए थे, और तुम्हें पता है जब ड्रॉट आते हैं तो क्या होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में ड्रॉट आया मतलब डोमेस्टिक डिमांड गई, कंजम्पशन डिमांड एग्रीगेट डिमांड में से लीक, अब सामान पड़ा रह गया इन्वेंट्री, अब सामान पड़ा रह गया तो बिकेगा नहीं तो NPA बैलेंस शीट कॉर्पोरेट सेक्टर की खराब, वो कहां पर जाएगी, बैंक्स की बैलेंस शीट खराब, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी बस्ट, वही है जो ये, और यूएस में 9/11 भी तो हो गया था, उसकी वजह से भी वॉर शुरू हो गई थी और ट्रेड सेंटिमेंट्स भी खराब हुए थे, ठीक है। फिर इस पीरियड में चल क्या रहा था, यही यहां पर भी बैलेंस शीट स्ट्रेस था NBFCs का भी, सॉरी ये हमारा ये वाला नया पीरियड है। इस पीरियड में क्या चल रहा है बेटा, देखो सेम, यहां पर बैलेंस शीट सिंड्रोम चल रहा है, उसके बाद कोविड आ रहा है, क्राइसिस, एक्सटर्नल शॉक आ रहे हैं, ठीक है। फिर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, क्या रिफॉर्म्स है देखो, इन्होंने FRBM में लगाया, सरफेसी लगाया, इंटरेस्ट को डीरेगुलेट, इंटरेस्ट डीरेगुलेशन मतलब पता पहले ना ऐसा नहीं होता था कि अपनी मर्जी से जो ये FD के रेट कोट करते रहते हैं ना, IDFC बैंक ने 7% दे दिया, AU बैंक ने 7.5%, ऐसा पहले नहीं होता था, रेगुलेटेड थे रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन 90s के लेटर पार्ट में वो रिफॉर्म में डीरेगुलेट कर दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस बने ताकि बैंकिंग सेक्टर में, तो वो एक रिफॉर्म था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ मारुति उद्योग का, VSNL का, हिंदुस्तान जिंक का, फिर एसेट रिकवरी हुई बैंक्स की सारफेसी एक्ट के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल FRBM में, जो फिस्कल डेफिसिट तुम्हें पता है ना, फिस्कल डेफिसिट टू डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाता है करंट अकाउंट में, और फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशन भी लाता है, और ये चीजें खतरनाक होती हैं ग्रो इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए एक रूल बनाया गया था कि 3.5% से ऊपर फिस्कल डेफिसिट नहीं जाना चाहिए 2003 में, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, आधार, जनधन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन आधार मोबाइल, GST, IBC प्राइवेटाइजेशन, टैक्स रेशनलाइजेशन हुई है ना, और डीक्रिमिनलाइजेशन है कंपनीज एक्ट का, वैक्सीन रोल आउट हुई, इसीलिए तो फिर वापस से रिवाइवल हुआ, पेंटअप हुई, पेंटअप डिमांड कंजम्पशन की, फिर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिफॉर्म, फिर आत्मनिर्भर भारत, और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे काम करे गए हैं। अब वन ऑफ शॉक डिलेड द ग्रोथ प्रोसेस, अब ग्रोथ प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो रहा था क्योंकि स्ट्रेस था बैंक्स में, और दूसरे वो जो एक्सटर्नल शॉक आ रहे थे, और इधर भी बैलेंस शीट अच्छा ये बताया जा रहा है कि ग्रोथ रिटर्न होएगी जब ये वन ऑफ शॉक्स डिलेड द ग्रोथ, मींस वो जो शॉक्स थे उन्होंने कुछ टाइम के लिए ग्रोथ डिले करा, और वो 2003 से रिवाइव हुई। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि बैलेंस शीट अब स्ट्रेंथन हो गई है, कॉर्पोरेट डीलेवरेज्ड बाय कॉर्पोरेट, द कॉर्पोरेट सेक्टर डीलेवरेज्ड बाय 30% पॉइंट, ठीक है, उनकी 30% से डेट टू GDP रेशो घटी है। तो यानी अब रिन्यूड नई साइकिल आएगी, क्रेडिट लैंडिंग क्योंकि बैंक्स दे सकते हैं उनके NPA ठीक, कॉर्पोरेट्स वो ले सकते हैं क्योंकि उनकी बैलेंस शीट ठीक, ठीक है, और वो डेट कम है उनका तो ले सकते हैं, अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फिर एग्रीगेट डिमांड का चैनल, और फिर हमारी ग्रोथ रेट रिवाइव होगी। सो वी आर ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव अबाउट मीडियम रन, ठीक है।
तो ये शौक जब फेड हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ने पे करा 2003 के बाद। इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि जब ये फॉरेन कंट्रीज में जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस जनरेटेड इन्फ्लेशन है, जैसे ही वो घट जाएगी, उधर एग्रीगेट डिमांड को टेम करने के लिए, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, इन्फ्लेशन चल रही है तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं, तो उससे ग्रोथ रेट गिर जाती है उनकी, और उनकी ग्रोथ रेट गिरती है तो वो इंपोर्ट क्यों करेंगे, तो एक्सपोर्ट नहीं होता है, और फिर हमारा सीएडी खराब होता है। दूसरा, वो इन्फ्लेशन लाते, जब तक बाहर इन्फ्लेशन रहेगी तब तक वो क्या करते रहेंगे, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करते रहेंगे, और हमारी जो कैपिटल इनफ्लो है हमारे अकाउंट की, वो आउटफ्लो होती रहेगी, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती रहेगी। ये दो नुकसान जो हैं वो केवल एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से हो रहे हैं, ये आर्ग्यू करा जा रहा है। बट अपनी वीकनेस नहीं बताई सरकार ने। वीकनेस ये है कि तुम एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई बनाओ ना, तुम्हें कैपिटल इनफ्लो की जरूरत ही ना हो, तो करंट अकाउंट सरप्लस में रहना चाहिए चाइना की तरह। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो रहा। कैसे होएगा, क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं बताया इकोनॉमिक सर्वे में। वो इसलिए नहीं हो रहा, एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर नहीं है, कोबोट्स के साथ काम करने वाली स्किल्ड लेबर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। आज भी तुम देखो, रोडों पे जाओ कितनी गंदगी है, और जो अच्छे अर्बन सेंटर्स हैं, चेन्नई में फ्लड आ गई है ना, जस्ट इमेजिन, चेन्नई में फ्लड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत पुअर है, और इंडिया की जो स्किल्ड वर्कर है वो बहुत पुअर है कैटेगरी। जब तक हम इन पे काम नहीं करेंगे, इन दोनों चीजों पे, तब तक हमारा मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं होगा। एक बार मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो गया और एक्सपोर्ट ज्यादा आने लगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट खुद घट जाएगा। फिर ये जो कैपिटल इनफ्लो आते हैं ना, FII, FPI, और जिसकी बेसिस पर हम डिपेंड रहते हैं कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन होएगी और हम आउट ऑफ हमारी करेंसी स्टेबल रहेगी, है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। फिर वो FPI, FII आए ना आए, मत आए, क्योंकि हम अपने एक्सपोर्ट अर्निंग से ही बहुत डॉलर जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, बाकी सारी हमारी इंटरनल प्रॉब्लम खत्म हो गई है। हमारी जो कंजम्पशन है, C, वो मजबूत है क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया है। I, इन्वेस्टमेंट, वो मजबूत है क्योंकि G ने क्राउडिंग इन करवा दी है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई। दूसरा, IBC ने दोनों की दोनों बैलेंस शीट हेल्दी कर दी है, तो I मजबूत हुआ। तो देयरफॉर अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। ग्रोथ मैग्नेट्स क्या रहेंगे इस डिकेड में, क्या है ग्रोथ के रीजन? तो ये पहला रीजन तो यही बताया, देखो बैलेंस शीट रिपेयर हो गई है फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर की, फाइनेंशियल साइकिल विल इंप्रूव एंड मूव अपवर्ड, सिंपल जो हम बता रहे हैं। सेकंड, एज हेल्थ एंड इकोनॉमिक शॉक्स ऑफ पेंडेमिक स्पाइक commodity prices wear off, Indian economy is thus well placed to grow potential of the coming day। तो यही मतलब, वो शॉक खत्म हो जाए और इन्फ्लेशन खत्म हो जाए, देन अगेन एक और ड्राइवर आएगा। कौन सा ड्राइवर? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी और फर्दर डिमांड, तो ग्रोथ होएगी। फिर दूसरा, डिजिटाइजेशन का रिटर्न अभी आना बाकी है। ये जो डिजिटाइजेशन हो रही है ना, अभी भी पूरी इकोनॉमी की नहीं हुई है। आप और हम लोग डिजिटाइजेशन का यूज कर पा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी जगह है जहां पर इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है। तब जब वो इंटरनेट पेनिट्रेशन होएगी, वहां पर जब एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी जो है बूस्ट होएगी, तो उससे भी एक एफिशिएंसी गेन आएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होएगी और ग्रोथ होएगी। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्टिविटी एनहेंसिंग रिफॉर्म अलोंग विद गवर्नमेंट स्किलिंग इनिशिएटिव। तो ये स्किल इंडिया का इसमें तुम हमेशा याद रखना, ये RIC, रीइंबर्सेबल इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन, संतोष मेहरोत्रा का मॉडल, क्योंकि हमारे कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया प्रोग्राम तो चल नहीं रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमारी लेबर को कौन स्किल करे, इंडस्ट्री जिसको उसकी जरूरत है, दूसरे क्यों करे, क्योंकि उसी का बेटर इंसेंटिव है। मुझे जरूरत है तो मैं ही ज्यादा अच्छे से उसको टीच करूंगा। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में स्कूलिंग बहुत खराब है, तो उनको डिसिप्लिन के बारे में भी नहीं पता होता है अनस्किल्ड लेबर को, तो वो भी चीज उन्हें बाद में पता चलती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, लेकिन वो बंदे भाग जाएंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। इसके लिए एक सॉल्यूशन चाहिए, RIC मॉडल, ये याद रखना है आपको। फिफ्थ पॉइंट, इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल, ये एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो मैं बताता हूं आपको। देखो, ग्लोबल सप्लाई चेन, एप्पल असेंबल होता था चाइना में, अब चाइना से तो हो गई लड़ाई झगड़ा, या उसके अगेंस्ट नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, WTO ने भी उसे क्रिटिसाइज करा। तो और आजकल जो वॉर चल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहे हैं, तो ये जियोपॉलिटिकल रीओरिएंटेशन हो रही है। तो पता है UNCTAD क्या कहता है कि एक जगह पे सारी की सारी
जो असेंबलिंग है और जो सप्लाई चेन है ना, एक जगह पे मत रखो, क्योंकि जब भी कोरोना आया तो चाइना ने तो बंद कर दिया सब। अगर चाइना में कोरोना था और अगर वही असेंबलिंग एप्पल की, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शंस हैं गुड्स के, वो अगर किसी और कंट्री में भी होती तो वहां से तो आ जाती ना सप्लाई। तो ये एक आफ्टर कोविड जो ट्रेड की और जो प्रोडक्शन की रीओरिएंटेशन को सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशन सीटीएडी, वो क्या कह रहा है कि डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक कंट्री में ही सारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है या जो आपकी प्रोडक्शन चेन है उसको मत रखो, सिर्फ 2-3 कंट्रीज में लिमिटेड मत रखो, डाइवर्सिफाई करो। तो इसके लिए एक फ्रेज दिया उन्होंने, reshoring, diversification and regionalization will drive the restructuring of global value chain। तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिया अब ऐसी सिचुएशन में है कि जहां पर सप्लाई चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन, जैसे चाइना में, रशिया में, यूक्रेन में, इधर जो सफर हुई है, वो सप्लाई चेन, वो प्रोड्यूसर्स नए डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कि जहां पर वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उसके लिए इंडिया इज ट्राइंग टू एंटाइज देम, टू अट्रैक्ट देम। जैसे हम माइक्रोचिप्स की इन्वेस्टमेंट के लिए अपने यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें उन्हें क्या देना होगा बेटा? एक स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर नहीं थी तभी तो वो चाइना गए थे। स्किल्ड लेबर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती बिजली और अच्छे प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नेंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेबर लॉज रिजिड नहीं होने चाहिए। याद रखो वो 2 लेबर लॉज, एक तो वो फैक्ट्रीज एक्ट और दूसरा वो आईडीए डिस्प्यूट एक्ट 1947। हावेवर अब वो लेबर कोड में आ गए हैं, 4 लेबर कोड में, तो हम इन चीजों को इंप्रूव करेंगे। तो वो जो सप्लाई चेन है जो दूसरी कंट्रीज में थे और वहां पर मेक इन चाइना सक्सेसफुल हो रहा था, तो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। बट उसके लिए हमें अपने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हालांकि वो तो इंडेक्स अब चला गया है, लेकिन हमें आसान बनाना होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एफडीआई को, ठीक है। और इसके लिए the evolving geopolitical situation also represents an opportunity for India to benefit from the diversification of global supply chain। जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो इंडिया उसका डेस्टिनेशन बने, ठीक है। तो बस यही चैप्टर था। देखो ये पता है क्या है, ये थोड़े दिन की मेहनत है, फिर उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा, कुछ हल्की हल्की एडिशन वागरेगी। यही पॉइंट्स याद रखने हैं। ये नहीं है कि अगले ये साल का इकोनॉमिक सर्वे अगले अटेम्प्ट में खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अब लंबे टाइम तक रहेगा तुम्हारे पास, और तुम्हारे को ये जो कंटेंट आ रहा है इसमें, ये स्कीम एक दिन में नहीं चेंज होती है, ये लंबी लंबी स्कीम्स होती हैं। तो 2-3 साल तक ये कंटेंट रहेगा और इस कंटेंट को तुम रीड करके पेपर दे सकते हो बार बार। तो ठीक है, पुराने इकोनॉमिक सर्वे जो हैं वो हम नॉर्मल लेक्चर्स में करेंगे, तो कल करेंगे बाकी, ठीक है बेटा। हेलो, यस सर। ओके देन मैं ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ऐप पे। ओके सर ये किस पे हो रही है, जेन्युइन आईएएस वाले पे? नहीं नहीं, ये तुम मुझे अभी कॉल करना, मैं तुम्हें नई ऐप पे ऐड करता हूँ, ठीक है। ओके सर। सर ये वीडियोस जेन्युइन आईएएस वाले ऐप पे नहीं होंगे अब अपलोड? नहीं वो, लेकिन ये मेरी ऐप पे है, लेकिन वहाँ पे